Good morning everyone. Today we will start our next chapter, chapter 14, respiration in higher plants. ठीक है, respiration in higher plants के अंदर हमें जो पढ़ना है, एक तो रेस्पिरेशन प्लांट्स किस तरीके से कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के क्या फर्दर टाइप्स है, या रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है, प्लस रेस्पिरेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं. ठीक है ना, ये सारा जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी विल डिफाइन रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, क्योंकि देखो ये ह्यूमन तो है नहीं ना कि हम इसको ये बता दें कि भाई नोज है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस, देयर इज डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बट थ्रू स्टोमेटा. किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन कहलाएगा प्लांट्स के अंदर, है ना. अब देखो रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिज्म. ये एक कैटाबॉलिज्म है. व्हाट डू यू मीन बाय कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो कैटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. किसका? जो भी हमारा स्टोर्ड मटेरियल है. प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टार्च. और स्टार्च को पूरा खोले, एक सिंगल मोनोसेकेराइड देखे इसका, तो वो होता है ग्लूकोज. तो it is a complete breakdown or complete oxidation of glucose into CO2 and water, and there will be release of energy. वहाँ पे क्या है? एनर्जी का रिलीज होगा, है ना. तो क्या है? हम कह रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6. What is this? This is the glucose molecule, and in the presence of oxygen there will be complete breakdown. इसका complete breakdown होगा CO2 plus water plus energy, है ना. तो देखो एक मॉलिक्यूल, ये कितना है? सिंगल मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, और जो फॉर्म होंगे प्रोडक्ट बनेंगे उसमें भी 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 6 ही मॉलिक्यूल H2O के बनेंगे. ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी. तो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वापस से देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन. हम कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा. ये तो जनरल डेफिनेशन थी, बट अब हम इसे डिफाइन करेंगे किस फॉर्म में? इस रिएक्शन के फॉर्म. दैट इन रेस्पिरेशन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, and it will oxidized into 6 molecule of CO2 and 6 molecule of H2O, and there will be release of energy. This is the respiration. ठीक है. अब respiration के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? So on the basis of oxygen we will divide respiration into 2 types. On the basis of oxygen, presence and absence of oxygen के बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे. पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. दूसरा टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड एनएरोबिक respiration. Aerobic and
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। तो एरोबिक में आप देखिए वापस कि रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, एरोबिक को हम फर्दर जो है 2 टाइप में जो है डिवाइड कर देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन किन के अंदर होता है, एरोब्स के अंदर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना उन्हें हम कहेंगे एरोब्स। क्या बोलेंगे उन्हें, एरोब्स। ठीक है, अब ये 2 टाइप का है। एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो फुल्ली प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसकी रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, C6H12O6 plus 6 molecule of O2, they will convert into 6 molecule of CO2 plus 6 molecule of H2O plus energy, है ना। और ये एनर्जी हमें ATP के फॉर्म में मिलेगी। तो ये रिएक्शन हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है, मतलब ऑक्सीजन है तो सही बट डेफिसिट कंडीशन में, प्रॉपर नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी ऑक्सीजन है, तो उसके अंदर C6H12O6, वी डोंट नो, देयर इज अ लेस मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के अंदर। और देयर आर वेरी फ्यू एनर्जी, एनर्जी जो है वो बहुत ही कम निकलेगी। ठीक है, बेसिकली हम इसको फर्मेंटेशन का टाइप ही बोलेंगे, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये जब हम ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, हाँ, मसल पेन होने लग जाती है, हाथ पांव दर्द होने लग जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनएरोबिक में तो आपको पता है कंप्लीट डेफिशिएंसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, C6H12O6, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, लिखना ही नहीं है हमें। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होता है एथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ, नहीं, there is not 4 molecule, there are 2 molecules of ethanol plus 2 molecules of CO2, हो गए 6, 4 और 2 6, प्लस एनर्जी जो कि होगी लेस फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, ये रेस्पिरेशन का टाइप है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, अब हम कह रहे हैं कि एनर्जी 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 रिलीज होती है, तो अब हम एनर्जी देख लेते। देखो, ये तो हमें एक चीज़ ध्यान रखने की, डेफिशिएंसी में ये प्रोडक्ट भी बनता है। मेन हमें ये रिएक्शन और ये रिएक्शन ध्यान रखनी है एरोबिक और एनएरोबिक के अंदर। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या लिख रहे हैं, C6H12O6 plus 6 molecule of O2, they will catabolize into 6 molecule of CO2 plus 6 molecule of H2O। और अब हम कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, वही तो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, या प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो वो एनर्जी क्या है, यही एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में करीबन 686 किलो कैलोरी मिलेगी आपको, और ये अप्रॉक्स 38 ATP के बराबर होती है। ठीक है।
दूसरी रिएक्शन हमने लिखी एनएरोबिक वाली, प्लस यहाँ पे तो खैर ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH प्लस 2 ही मॉलिक्यूल CO2 के, प्लस जो एनर्जी है 56 किलो कैलोरी। ठीक है, ये है। अब दूसरी चीज क्या है कि हम कह रहे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, बस ऑक्सीजन का ही तो डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, देन पायरुविक एसिड के डिफरेंट पाथवे हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तब तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है थ्रू क्रेब्स साइकिल, बट अगर एनएरोबिक है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तब हम कह देंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो कॉमन पाथवे होता है वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक का कॉमन पाथवे होता है, फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। ये क्या है, इट इज अ कॉमन पाथ। ठीक है ना, ये कॉमन पाथवे आपका होगा। इसके बाद क्रेब्स साइकिल हम सिर्फ और सिर्फ किस में पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और फर्मेंटेशन जो पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें 2 प्रोसेस पढ़नी है। फर्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे, इट इज अ ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप जो हम पढ़ेंगे, इट इज अ क्रेब्स साइकिल, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into pyruvic acid। पायरुविक एसिड के अंदर इसका ब्रेकडाउन करवाना है, और ये रिएक्शन कहाँ होती है, दिस विल अकर इनटू साइटोप्लाज्म। कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, तो ये जो रिएक्शन है इट विल अकर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, दिस विल अकर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस तरीके से हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा में 2 डिफरेंट जगह के अंदर ETS और आपका केल्विन साइकिल की स्टडी की थी, उसी तरीके से इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल की स्टडी करेंगे, और बीच में ETS ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। और ETS भी किसके अंदर ही होगा, तीसरा में ETS भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो भी कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है। ठीक है, तो हमें ये 3 सिस्टम इसके अंदर पढ़ने। तो पहले तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर। ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
देखो क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा इलोंगेटेड होता है ना, स्लीपर शेप्ड, और इसकी इनर मेम्ब्रेन देखो इस तरीके से फोल्ड्स बना लेती है अंदर की तरफ। इस तरीके से फोल्ड बना ली है ना। तो ये तो क्या है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच में पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस। पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो ब्लैंक जगह है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, लिख दिया मैंने। अब इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये पार्टिकल्स लगे हुए रहते हैं इस तरीके से, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम्स। दे आर नोन एज ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहा जाता है इनको। और इसका खुद का क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। इट इज अ कॉन्ड्रियोम। और ये जो इन्वॉल्यूटेड फोल्ड्स बन जाते हैं ना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, ये इस तरीके से जो फोल्ड्स बन रहे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, सॉरी क्रिस्टी। दे आर नोन एज क्रिस्टी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे सपोज करते हैं बाहर क्या है साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस के बाद यहाँ आपका अंदर की तरफ क्रैब साइकिल चलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलेगा, क्रैब साइकिल। सो इस तरीके से जो है हमें कंप्लीट स्टडी करनी है इसकी कि कहाँ पे क्या होगा। तो अब हम पहला जो है वो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। देखो इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ईएमपी pathway. Why EMP pathway? Because there are three scientists, Erwin, Meyerhoff and Parnas. Erwin, Meyerhoff and Parnas. इन तीनों ने इस पाथवे की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें 3 स्टेप पढ़ने हैं और जिसके अंदर टोटल 10 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेट 10 रिएक्शंस। अब वो 3 पाथवे कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है फॉस्फोराइलेशन। देखो फॉस्फोराइलेशन मतलब या तो एटीपी का फॉस्फेट यूज हो रहा है या फिर एटीपी जो है उसको फॉर्मेशन के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए फॉस्फेट उसको दिया जा रहा है। 2 चीज़ें हो सकती है, इधर वी आर यूजिंग, इधर वी आर मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दूसरा आपका रिडक्शन, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ ऑल 3 पाथवेज हम जो है इन 3 पाथवेज के थ्रू हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। तो मैं बनाती हूँ ग्लाइकोलाइसिस।
हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखिए आप, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज, सॉरी मैं इधर थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ इसको, अदरवाइज पूरा साइकिल एक इस पे नहीं आ पाएगा ना। ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो वो फॉस्फेट ग्रुप देखो यहाँ पे 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया। तो फॉस्फेट देने वाला कौन है, यहाँ पे है एटीपी। एटीपी ने फॉस्फेट एक दे दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, है ना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना है, बस स्ट्रक्चर तो वही है, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म शो होती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, इट इज आइसोमरेज एंजाइम, है ना। नाउ फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो एक फॉस्फेट ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, अब एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से आया। तो फॉस्फेट डोनर कौन है, हमारे पास एटीपी ही होता है। एटीपी ने एक फॉस्फेट दिया अपना और वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और वो एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और एंजाइम यहाँ पे होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है ना। तो ये जो 1, 2, 3 रिएक्शन जो आती है, आपका पहला फॉस्फोराइलेशन, इसमें देखो फॉस्फोराइलेशन ही हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ही ऐड हो रहा है। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है, अब ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ये कितना 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। तो अब ये ट्रायो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ट्रायो शुगर कौन सी है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड प्लस DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो गई, ये 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो गई। इसको मैं वापस लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये क्या है, ये भी आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। तो इनके ऊपर जो एंजाइम वर्क करेगा ना, वो भी आइसोमरेज एंजाइम ही है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर वो मॉलिक्यूल इसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगा और वो नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा PGAL फॉर्म ही चाहिए होती है, अदरवाइज DHAP जो है वो जो है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब ये जो है एल्डिहाइड
जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। और कौन सा एसिड है, तो देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बट यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर क्या है, आपके पास जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाएंगे। कौन से, 2 फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाएंगे। और वो जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे 1 और 3 पोजीशन पे ऐड होंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे NAD पॉजिटिव NADH2 में कन्वर्ट होता है। और एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है ना, देखिए एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये बाई जो फॉस्फेट वाली कंडीशन है ये मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो वो फॉस्फेट को एक्सेप्ट कौन करेगा, ADP, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP के अंदर। ठीक है, अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं हम। म्यूटेशन हो गया इसका, 3 से 2 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, इसलिए म्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और ग्लिसरेट जो है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि क्या होता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है एक ही स्लाइड में पूरा साइकिल समझाना। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा आपका, मैं यहाँ 2 PGA ही लिख रही हूँ, 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है, और एक H2O यहाँ से निकल जाएगा और इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए वापस समझा देती हूँ मैं, 2 PGA कन्वर्ट हो रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है फर्दर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन ATP फॉर्मेशन होता है, ADP to ATP फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ तक जो है आपका कौन सा फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप है टिल
फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। उसके बाद एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, तो ये सब जितने भी है ना, दे ऑल आर 2 मॉलिक्यूल्स। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स ही है ये, यहाँ तक 2 मॉलिक्यूल्स ही है। और जैसे ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसके बाद से या यहीं से हम कह देते हैं, यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो थर्ड स्टेप हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और ये एक रिएक्शन जो होती है इतनी, इसे हम रिडक्शन के अंदर या सिंथेसिस ऑफ ट्रायो शुगर के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट आपका है ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन टिल पायरुविक एसिड तक। ये ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर, ये क्या है, कॉमन रेस्पिरेशन चलता है। अब इसके अंदर आप देखो, हमें एटीपी काउंट देखना है, तो क्या यहाँ तक कोई एटीपी बनी है? नहीं, एटीपी यूज हो रही है। उसके बाद आते हैं क्या यहाँ तक कोई एटीपी? हाँ बिल्कुल, NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी। कितनी एटीपी बनी? 3। बट किससे? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 एटीपी बन रही है, हमें 2 मॉलिक्यूल का पढ़ना है, तो 3 × 2 कर लो, 6 एटीपी बन गई। 6 एटीपी के बाद में 2 इसको मान लेते हैं हम, भाई ये सिंगल एटीपी है ना, हम 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में काउंट करेंगे, या फिर एक बार ऐसे करते हैं, हम सिंगल काउंट कर लेते हैं, 3, 4, 5। सो देर आर टोटल 5 एटीपी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड के कितने? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पास, 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 5 × 2 कितनी हो गई? 10 एटीपी। बट 10 एटीपी में से आप देखो 2 एटीपी तो वापस यूज हो गई, एक बार यहाँ पे यूज हो रही है और एक बार यहाँ पर यूज हो रही है, तो 10 - 2 कर दे तो टोटल 8 एटीपी। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो टोटल एटीपी मिलती है वो है 8 एटीपी। ठीक है, एंड इट इज अ कॉमन पाथवे इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ तक होता है, कहाँ पर होता है ये? साइटोप्लाज्म में। किसने डिस्कवरी की इसकी? EMP पाथवे बोला जाता है, एरविन मेयरऑफ एंड पार्नास। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय बाय।